हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेविगेट केस प्रीमियम चैनल पर। तो दोस्तों, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिस्कस कर रहे थे आपसे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो हुए हैं, बड़े शानदार तरीके से हमने उसमें प्रॉपर्टीज, बिहेवियर और स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब के बारे में बात करी है। हुक्स लॉ, ये सारी बातें हमने आपसे करी हुई है, आपने देखा भी होगा। ठीक, तो डेली हम सोम पढ़ रहे हैं। एक क्विक, मैं बोलूं रिवीजन बोल दो या सिलेबस डिस्कशन बोल दो, बट बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूं। बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा कुछ सिलेबस था जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज मटेरियल्स की मैंने आपसे डिस्कस करी थी। सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन भी समझ लिया। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्ट्रेस के आपको टाइप भी बताया, टाइप ऑफ स्ट्रेस भी मैंने बताया। ये सारी कहानी हमने डिस्कस कर ली थी। अच्छा, आगे की बात अगर हम करें, है ना, ये हमने पढ़ लिया था मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स के टाइप भी हमने देखे थे, रिजिड और डिफॉर्मेबल में बात करी थी। रिजिड बॉडी क्या होती है डिस्कस कर लिया, रेजिस्टेंस बॉडी क्या होती है ना। सोम इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। सोम के एजम्पशंस हमने देखे थे, सारे एजम्पशंस देख लिए थे कि बॉडी एजम्पशंस में अगर मैं बात करूं कि बॉडी डिफॉर्मेबल होना जरूरी है, ठीक है। और बॉडी की अगर मैं बात करूं तो हुक्स लॉ वैलिड होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने हुक्स लॉ पढ़ लिया है, तो मुझे ये समझ में आ गया होगा कि हुक्स लॉ क्या होता है। पढ़ा था हमने कि हुक्स लॉ इज दी नथिंग बट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये होता है हुक्स लॉ में, है ना। ये मैंने पढ़ा था और इसके आगे और मैंने डिस्कशन किया था। ये यस और नो, ठीक है। मटेरियल इज प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक मैंने बताया था कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो शुड बी यूनिफॉर्म। प्रिज्मेटिक मतलब कि मेरा जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर एक मटेरियल है तो वो एक जैसा बिहेव करे, है ना। और उसी के साथ हमने एक और पढ़ा था कि होमोजीनियस भी होना चाहिए और आइसोट्रोपिक भी होना चाहिए। ठीक है सर, ये मैंने कहानी आपसे बात करी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए थे कि मटेरियल शुड बी होमोजेनियस, ऑर्थोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक, और ये सारी चीजें भी हमने आपसे डिस्कस कर ली थी, ठीक है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी कहानी हमारी डिस्कस हो गई थी। स्ट्रेस क्या होता है बता दिया था मैंने, बोला था यहाँ फोर्स ना बोलते हुए आप रेजिस्टिंग फोर्स बोलना, दैट इज गुड इनफ, ठीक है। फिर स्ट्रेस के हमने टाइप देखे थे, स्ट्रेस के टाइप क्या होता है, फिर प्लेन स्ट्रेन क्या होता है, फिर हमने यहाँ पे एक नया वर्ड सीखा था, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। क्या सीखा था, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। स्ट्रेन भी सीख लिया था, शेयर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये सारी कहानी। मटेरियल्स की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी, हुक्स लॉ क्या होता है ये भी डिस्कस कर लिया, स्ट्रेन एनर्जी, मॉडुलस ऑफ टफनेस, ये सारी कहानी, रेजलनेस, प्रूफ रेजलनेस, ये सारी कहानी डिस्कशन। क्रीप क्या होता है ये भी डिस्कशन हो गया था, फटीग और एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है ये भी डिस्कशन हो गया था। हाँ जी, अब आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बना, हाउ द फॉर्म द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बड़े ध्यान से देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। अच्छा, जब भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात आएगी उसके पहले जरा ये जरूर मैं आपसे रिवाइज करना चाहूंगा कि आपको ये पता है कि नहीं कि डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल मटेरियल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल। चलिए लेट्स सी। डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। चलिए देखो यार, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो टूटते डायरेक्ट लोड लगाया, और ऐसा नहीं कि उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा लोड लगाया तो टूट जाएंगे, नहीं। वो क्या करते हैं, मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, अलार्म देते हैं। टूटने से पहले क्या करते हैं, वो अलार्म देते हैं। क्या करते हैं, अलार्म। अभी अलार्म क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपको एक सरिया दूं और मैं बोलूं सरिया को तोड़ो, तो आप पूरी ताकत लगाओगे, क्या वो अचानक से टूट जाएगा, नहीं। वो क्या पहले क्या होगा, बेंड होगा, मुड़ेगा। यस, चाहे आप उसको खींचो, ऐसे खींचो तो वो क्या होगा, टूटने से पहले
सिकुड़े, खींचेगा 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 खींचेगा, खींचता ही जाएगा और उसके बाद वो टूट जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें अलार्म आ रहा है। क्या आ रहा है? अलार्म। ठीक है। बट ब्रिटल मटेरियल क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल जो है वो सडन फेल होता है। कैसे होता है? सडन फेल। क्या होता है? सडनली फेल हो जाता है ब्रिटल मटेरियल। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। और डक्टाइल मटेरियल क्या हो रहा है? सडन फेल नहीं होता है। ठीक है, विल नॉट फेल सडनली। सडनली फेल नहीं होता है। चलो भैया, ठीक है सर, ये वाली बात क्लियर हो गई। अगर मैं डक्टाइल मटेरियल की बात करूं तो उसके एग्जांपल्स क्या है? व्हाट इज द एग्जांपल्स? अगर मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग बात करूं तो सबसे बड़ा एग्जांपल स्टील। क्या है? सबसे बड़ा एग्जांपल स्टील। अगर मैं ब्रिटल की बात करूं तो क्या है? कंक्रीट। जनरल लाइफ में अगर हम कोई एग्जांपल की बात करें तो ग्लास, है ना। यहां पे बात कर लूं तो प्लास्टिक। ठीक है, कोई भी मेटल। यस और नो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? डक्टाइल मटेरियल है। ये सब के सब क्या है? ब्रिटल मटेरियल। ठीक है सर, तो ये वाली कहानी हमें क्लियर हो गई, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो सर ये कहानी आप डिस्कस क्यों कर रहे हो? चलिए देखते हैं। मैंने एक सरिया लिया, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा एक बार है ना। मैंने 16 mm का एक सरिया ले लिया। अब मैं 16 mm के सरिये में क्या कर रहा हूं, एक यूटीएम मशीन होती है। कौन सी मशीन होती है? यूटीएम। यूटीएम का फुल फॉर्म यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट मशीन है ये हमारी लाइफ की, है ना। अब मैंने अभी आपको बता दिया कि मैं सरिया मतलब स्टील को चेक कर रहा हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। ओके सर, कोई बात नहीं। अब अगर मैं बात करूं आपसे, है ना। हाँ, तो अगर मैं आप सरिये के लिए बात कर रहा हूं तो मैंने ये यूटीएम में लगा दिया। यूटीएम में लगा दिया और यूटीएम में लगाते ही अब मैं इस पे टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहा हूं। चलिए देखते हैं। अब मैंने इस पे टेंसाइल लोड अप्लाई किया। ठीक है, ये मैंने टेंसाइल लोड अप्लाई कर दिया। ठीक है सर, ये टेंसाइल लोड अप्लाई कर दिया मैंने। जैसे मैंने इस पर टेंसाइल लोड अप्लाई किया दोस्तों, ये क्या होगा? खिंचेगा। क्या होगा? खिंचेगा दोस्तों। और ये खिंचते ही जाएगा, खिंचते 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 जाएगा। ये इस तरीके का नेकिंग फॉर्मेशन होगा। देख रहे हैं आपको? ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से नेकिंग फॉर्म होगी। आप देख रहे हैं लाइक दिस, इस तरीके की नेकिंग फॉर्म होगी। आपको समझ में आ रहा है? इस तरीके से। और इसके आगे अगर मैं खींचूंगा तो क्या होगा? वो कप एंड कोन फेलियर हो जाएंगे लाइक दिस। कहां गया? कहां गया? ये देखिए, माइल्ड स्टील जो है वो इस तरीके से फेल होगा। इस तरीके कप बना लेगा, यहां से ऐसे बनेगा। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए। यस और नो। और अगर कास्ट आयरन होगा, ये भी एक टाइप होता है मेटल का, पता ही होगा, वो इस तरीके से फेल होगा। ठीक है, क्लियर है बात? देखिए ये और इसमें बराबर दिख रहा है। माइल्ड स्टील अगर फेल होगा तो लाइक दिस, और कास्ट आयरन फेल होगा तो इस तरीके से फेल होगा। बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्लियर है? और आपकी यूटीएम मशीन में इस तरीके से आपको मटेरियल को आप खींच रहे हैं और ये ओवरऑल लेंथ है। क्या हो रहा है? लेंथ एक्सपांड होगी, एलोंगेशन आएगा। यस और नो? यूटीएम में हम एलोंगेशन निकालते हैं और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है। इस तरीके की मशीन होती है। देखो ये यूटीएम होती है, इस तरीके की यूटीएम देखी होगी आप लोगों ने, ये इस तरीके से। ये होती है यूटीएम। यहां पे आपका क्या लगा? ये वो जॉब है। जॉब मतलब ऑब्जेक्ट जिसको आप खींच रहे हैं, जिसपे यूटीएम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यूटीएम मशीन जिसके लिए लगाई है। ठीक है, यहाँ पे आपका बेस होता है और यहां से ये इस तरीके से टेंसाइल लोड हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। ऑब्वियस सी बात है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अपना जो काम है वो करता है।
ठीक है, तो बट फिर भी मैंने एक ओवरऑल व्यू दे दिया। इसके बाद कंप्यूटर से अगर यूटीएम एडवांस आपने देखी हो तो, है ना, अब एडवांस यूटीएम्स आ गई हैं, यही यूटीएम सेम कनेक्ट होती है कंप्यूटर से। कंप्यूटर में होता है यूटीएम का एक सॉफ्टवेयर, तो यूटीएम के सॉफ्टवेयर का भी नाम है, उसका नाम है माई यूटीएम, माई यूटीएम ऐसा करके कुछ सॉफ्टवेयर का नाम है। तो है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने परफॉर्म किया है इसलिए आपको बता रहा हूं, आपने किया है कि नहीं किया मुझे बताना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसमें कंप्यूटर से हमारा यूटीएम कनेक्ट रहता है। अब जैसे जैसे यहां लोड लग रहा है, मटेरियल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मटेरियल किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो मुझे यहां दिखेगा। कहां दिखेगा मुझे, यहां पर दिखेगा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, लाइक हम, और इसके आधार पर साइंटिस्ट ने जो भी है अपनी थ्योरी दी कि उन्होंने बोला कि भैया शुरुआत में क्या हो रहा है, शुरुआत में क्या हो रहा है, शुरुआत में सर ये हो रहा है कि दोनों एक रेट से बढ़ रहे हैं, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन बढ़ रहा है, जिस रेट से, ऑब्वियस बात जितना नहीं बोलूंगा मैं, जिस रेट से स्ट्रेस बढ़ रहा है उसी रेट से स्ट्रेन बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है लोड की वजह से, स्ट्रेन को वहां पे एलोंगेशन के फॉर्म में बोला गया। एलोंगेशन, एलोंगेशन मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमेंशन बोल देता हूं लेंथ की वजह। आप समझिए इस चीज को, बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको, मतलब डायमेंशन चेंज यहां बता रहा है, यहां स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, मतलब कितना लोड अप्लाई किया गया, अप्लाइड लोड। क्लियर हुई कहानी, यहां पे अप्लाइड लोड आ गया, यहां पे एलोंगेशन आ गया, कितना एलोंगेशन हो रहा है, ये ना एक सर्टेन पॉइंट तक होगा। उसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट आएगा ए, इस ए पॉइंट को मैं बोलता हूं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलता हूं मैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ध्यान से सुनिएगा, इसका अलग से मैं डायग्राम दिखा दूंगा अभी आपको, यहां देखिए, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब इस पॉइंट के बाद स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद अब देखिए इस तरीके से ये, और अब जो लिमिट आई सेकंड, दैट विल बी व्हाट, ये हो गया बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट। ये बी पॉइंट क्या बता रहा है मुझे, बी पॉइंट बता रहा है मुझे इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिसिटी, इसके बाद अगर मैंने लोड बढ़ाया तो मटेरियल इलास्टिसिटी शो नहीं करेगा। इलास्टिसिटी क्या थी कि ओरिजिनल शेप में आने की कैपेसिटी उसकी खत्म, अब अगर लोड लगाओगे तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी। चलिए सर आगे की बात करते हैं, आगे बढ़े, है ना। अब मेरा पॉइंट आ रहा है ये अपर यील्ड पॉइंट के बाद ये मैं नीचे हो गया अगेन, ये और यहां आके अपना ठीक, तो बी अपर यील्ड पॉइंट पहुंचे सी, बी, है ना, ई, या चलो इसको बी ले लेते हैं, ये सी हो गया तुम्हारा, डी, ई और एफ, ठीक है। ये लो, ये देखो, ये हो गया सी, है ना, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। आई बात समझ में, ये हो गया तुम्हारा बी पॉइंट, ठीक है। मैंने बोला, मैंने अपर यील्ड पॉइंट और इलास्टिक पॉइंट को मैंने एक ही नाम दे दिया, ये रहा अपनी पूरी कहानी। अब देखिए ए क्या है मेरा, व्हाट इज द ए, चलो अभी इस पॉइंट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बट अब देखिए क्या हुआ, यहां के बाद स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसके बाद इलास्टिक लिमिट नहीं है, प्लास्टिसिटी चालू हो गई, इसके बाद यहां पे गए और अपर यील्ड पॉइंट हो गया, यहां पे जो स्ट्रेस मिलेगी उसको बोलते हैं एफ वाई या सिग्मा वाई, यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं, और यहां पे जो स्ट्रेस मिलेगी उसको बोलते हैं सिग्मा यू या एफ यू, अल्टीमेट स्ट्रेस इस पॉइंट। क्लियर है बात, ये बात कहानी ध्यान रखना आप, है ना। ये और ये हो गया फ्रैक्चर पॉइंट, यहां पे इसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर बना दिया मैंने, देखो इधर वही बना होगा, आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन, ये रहा, ये देखिए आप जरा, ठीक है।
ये रहा आपका स्ट्रेस कर्व। देखिए ये पॉइंट अपर यील्ड, लोअर यील्ड, अल्टीमेट स्ट्रेस और ये फ्रैक्चर पॉइंट, और ये हर पॉइंट को मैंने यहाँ डिस्क्राइब भी किया हुआ है। वो जो मैंने आपको भी कहानी बताई वही लिखी है। ये रहा आपका पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जब मैंने अपने मटेरियल पे लोड अप्लाई किया तो इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट होता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा सर, आपने ए बी सी पॉइंट तो डिस्कस कर लिए, डी ई पॉइंट और डिस्कस करते हैं। देखो भैया, सी और डी पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जरा ध्यान से सुनेंगे हम। ये जो कंडीशन है ना, जो मेरी इसमें थी कि बी के बाद प्लास्टिक रीजन चालू हो जाता है, जहां पे इलास्टिक लिमिट खत्म होगी ना, वो पॉइंट था ना इलास्टिक लिमिट जहां पे थी, उसके बाद प्लास्टिक रेंज चालू हो जाता है। प्लास्टिक मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ आप जा रहे हो, यस और नो, है ना, डिफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है स्ट्रेन हार्डनिंग का। देखो कहां है, इसमें दिखाता हूं मैं, ये रहा। इस केस में क्या हो रहा है, स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस कांस्टेंट हो गया, मतलब लोड नहीं बढ़ा रहा हूं मैं लोड नहीं बढ़ा रहा हूं, लेकिन देखो स्ट्रेन ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहा है। उसके बाद छोटे से लोड लगाने पे ज्यादा स्ट्रेस लगाया और स्ट्रेन बहुत कम बढ़ा, और उसके बाद अचानक से जाके क्या हो गया, मटेरियल फेल हो गया। फेल होता है तो कैसा दिखता है, ये देखो कहां गया, ये रहा। इसको बोलते हैं कप एंड कोन फेलियर। देखो कप एंड कोन, देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से फेल होता है फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर है कहानी, ये थी पूरी कहानी आपकी उसकी, ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रेन हार्डनिंग वाला कंसेप्ट भी रह गया था, वो भी जरा हम देख लेते हैं क्या है। स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज स्ट्रेन्ड बियॉन्ड द, जब मैं यील्ड पॉइंट कहां आया था, यही था ना यील्ड पॉइंट, ये था अपर यील्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो यील्ड पॉइंट के अगर आगे जाओगे और स्ट्रेस बढ़ाओगे, इंक्रीजिंग स्ट्रेसेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसके लिए क्या चाहिए, एडिशनल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन, एंड द मेटल अपेरेंटली बिकम स्ट्रॉन्गर एंड मोर डिफिकल्ट टू डिफॉर्म। और इस मेटल क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग, मतलब कि फेल होना, मतलब उसको फ्रैक्चर करना है, उसका फेल करना मुश्किल होता जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये हो गई कहानी। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोला था, ये पढ़ लेंगे, उसके बाद वो अजम्पशन देखेंगे। जो एक अजम्पशन मैंने छोड़ दिया था कि मैं हुक्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा, तो वो बचा है, तो मैं आज उसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे की बात करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट when there are number of load are acting together on an elastic material, the resultant strain will be the sum of individual strain caused by each load acting separately। क्या बोल दिया भैया, कुछ समझ नहीं आया, देखते हैं। ये मेरी बॉडी है, इस पे मैंने लोड लगाया, ये लगा दिया लोड P। लोड लगाने की वजह से क्या हुआ, इसमें क्या हो गया, डिफॉर्मेशन आ गया, कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो गया। मान लेते ये लोड है F1, F2, F3, ठीक है, ठीक है। इसकी वजह से डिफॉर्मेशन आ गया, यहां पे आ गया, इसको बोल रहा हूं मैं डेल 1, डेल 2 और ये डिफॉर्मेशन हो गया, ये डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब ये बोल रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो ध्यान से, ये लगाया लोड F1, डिफॉर्मेशन आया डेल 1, कितना डिफॉर्मेशन आया, डेल 1, प्लस F2 लोड लगाया, डिफॉर्मेशन आया कितना, डेल 2, और F3 लोड लगाया, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन आया। दो तीनों का सम जो हो रहा है दैट विल इक्वल टू कंबाइंड। देखो भाई लिखा हुआ है, एक बार और पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट दैट व्हेन देयर आर नंबर ऑफ लोड, तीन लोड लगाए हमने,
टुगेदर एक्टिंग ऑन एन इलास्टिक मटेरियल। ये इलास्टिक मटेरियल है, इस पे जब लग रहे हैं तो रिजल्टेंट स्ट्रेन आ रहा है वो सम होगा अगर इंडिविजुअल का हम निकालेंगे तो। मतलब नंबर ऑफ लोड एक साथ लगाओ या अलग अलग लगाओ इलास्टिक मटेरियल पे, जब डिफॉर्मेशन का सम और लोड का सम करोगे वो बराबर आएगा। किससे? जब मैंने साथ में सारे लगाए थे। ऐसा मत सोचना कि एक का इक्वल टू 2 है, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इन तीनों को मैं सम करूंगा F1 F2 F3, अगर इनका सम इसके बराबर है तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 का सम भी इनके बराबर होगा जो टोटल डिफॉर्मेशन आया है ना। इसको अगर मैं एक काम करूं, डेल 1 डेल 2 डेल 3 नाम ना देते हुए मैं ऐसे नाम दे दूं इसका, ये जो टोटल डिफॉर्मेशन हुआ, देखो एक काम करो ऐसे और समझ आएगा है ना। अगर मैं इसका नाम दे दूं कि ये टोटल डेल, तो डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 ये इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन है, दैट विल इक्वल टू डेल, ये हो जाएगा। हुई कहानी क्लियर? इज दिस स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो भैया बढ़े आगे बढ़ते हैं। तो सुपरपोजिशन और हुक्स लॉ बड़े महत्वपूर्ण है, प्लीज इनको ध्यान से देख लो बिकॉज ये पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। दोनों की बात कर देता हूं मैं। हुक्स लॉ इज, हुक्स लॉ इज बोला था सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा कांस्टेंट लगाया था तो आ गया था ये था मेरा हुक्स लॉ, यस और नो। जहां पे सिग्मा था लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस बोल देता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल से बेटर वर्ड नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है सर। और ये क्या था? स्ट्रेन, और ये क्या था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इलास्टिक कांस्टेंट, ये ठीक है। और यहीं पे एक और बात अगर मैं कर दूं, सुपरपोजिशन लॉ क्या है? सुपरपोजिशन लॉ, सुपरपोजिशन लॉ क्या बोल रहा है भैया? ये बोल रहा है कि अगर मैंने कोई नंबर ऑफ फोर्सेस लगाए हैं, क्या करा है? नंबर ऑफ फोर्सेस, किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लगाए, 3 फोर्स लगाए F1 F2 F3, ठीक है। और इसकी वजह से कुछ डिफॉर्म हुआ, क्या हुआ? डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्मेशन मान लेते हैं डेल हो गया, कितना हो गया? डेल हो गया, है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं F1 फोर्स लगाता उसकी वजह से डिफॉर्मेशन डेल 1 होता, F2 फोर्स लगाता उसकी वजह से डिफॉर्मेशन डेल 2 होता, और F3 फोर्स लगाता उसकी वजह से डिफॉर्मेशन डेल 3 होता। तो दैट शुड बी इज इक्वल, ये इक्वल होगा। ये कहानी थी कि नंबर ऑफ फोर्सेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन आ रहा है इक्वल होगा इंडिविजुअल की वजह से आ रहा है का सम, ये तीनों का सम, ये तीनों का सम इक्वल होगा। ये हमने कहानी अभी तक डिस्कस कर ली सुपरपोजिशन में, तो ये वाली बात यहां क्लियर हो गई। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से देखो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखो जरा क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है, जरा ध्यान से देखना है ना, देखो कितने शानदार पॉइंट है ये देखना तो है ना। पहला पॉइंट पहले मैं पढ़ रहा हूं फिर मैं समझाता हूं क्या है वो पॉइंट, ठीक है। है ना। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि द वायर एग्जिबिट इलास्टिसिटी फ्रॉम O टू B, O टू B मतलब यहां से लेके यहां। पहले मुझे एक बार पॉइंट बोलने देना फिर मैं आपको पॉइंट समझाता हूं, ठीक है। इलास्टिसिटी फ्रॉम O टू B एंड प्लास्टिसिटी फ्रॉम B टू D।
इफ द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी इज मोर देन द मेटल इज डक्टाइल। क्या बोल रहा है, देखो मैं बताता हूँ। ये जो बी पॉइंट है, देखो बी पॉइंट था क्या, जरा हमारा वो चलो डायग्राम कहां गया, बी पॉइंट हमारा, बी पॉइंट कहां गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर रहा। अगर बी मतलब वो इस हमारे केस में ए टू सी बोल दो, ये वैल्यू जितनी ज्यादा, ये वैल्यू जितनी ज्यादा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा, मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक। अब सर यहाँ पे बी आ रहा है उसमें ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि मैंने इन दोनों की उसमें एक पॉइंट यहां लिया है और मतलब इलास्टिक लिमिट और यील्ड लिमिट का पॉइंट अलग लिया है, मैंने उसको एक ले लिया था। ठीक है, मैं बोल रहा हूं बस तुम इतना ध्यान रखो, ये वैल्यू जितनी ज्यादा, ये वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा डक्टाइल होगा मटेरियल। ये वैल्यू जितनी ज्यादा, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू जितनी ज्यादा, वैल्यू मतलब लेंथ जितनी ज्यादा होगी, मटेरियल उतना ज्यादा क्या होगा, डक्टाइल होगा, ये लिखा है। ठीक है, और जितना कम उतना ज्यादा क्या होगा, ब्रिटल होगा, उतना कम डक्टाइल उतना ज्यादा ब्रिटल। याद होगा ब्रिटल मटेरियल का अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाते हो तो यही बनता है, बस खत्म हो गया, है ही नहीं कोई, क्योंकि ये क्या है, ब्रिटल मटेरियल। क्या है ये, चलो आगे की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात, इससे एक और कहानी निकल के आ गई, मैं लिख देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण। मटेरियल, ध्यान से देखना भैया, अच्छे से लिखते हैं, मटेरियल विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज, क्या, जिसकी जितनी ज्यादा प्लास्टिक रेंज, जिसकी जितनी ज्यादा प्लास्टिक रेंज, हैव लार्ज डक्टिलिटी, जितनी ज्यादा प्लास्टिक रेंज उतनी ज्यादा डक्टिलिटी। ये हो गई कहानी, जितनी ज्यादा प्लास्टिक रेंज उतनी ज्यादा डक्टिलिटी। चलो, और जितनी जल्दी टूट जाएगा उतनी कम डक्टिलिटी, तो उसको क्या बोलूंगा, ब्रिटलनेस, है ना। ठीक है, जितनी जल्दी टूट जाए, क्या बोल रहा हूं, अ सब्सटेंस या मटेरियल, बेटर वर्ड है, which have zero plastic range or will break just after elastic limit, have large brittleness। क्लियर है कहानी, ये है पूरी कहानी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ठीक है, एग्जाम्पल ग्लास, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, ये सारी चीजें ब्रिटलनेस के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर कोई पूछे स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालोगे, ये लिखा फॉर्मूला, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे स्ट्रेन एनर्जी, उसका एरिया ले लेना बस। देखो ये भी लिख देता हूं, चलो देखो, अगर मुझे किसी भी मटेरियल की स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना लो बस। मान लो कोई ब्रिटल मटेरियल, उसकी स्ट्रेन एनर्जी निकालना है तो ये एरिया ले लो बस। मैंने असम्पशन में बोला था कि इसको हम क्या मानेंगे, लीनियर। क्या मानेंगे, लीनियर। क्या मानेंगे, लीनियर। ये लीनियर हो गया, और ये है एरिया। इसका एरिया क्या आएगा, ये क्या है, तुम्हारी स्ट्रेन है, और ये क्या है, स्ट्रेस है। तो मुझे बता दो जरा, इसका एरिया कैसे निकालोगे ट्रायंगल का, तो स्ट्रेन एनर्जी वही होगी 1/2 स्ट्रेस, ये होगी तुम्हारी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी बॉडी। इसमें रेजिलियंस सबकी बात मैंने आपसे कर ली थी। इज इट क्लियर, चलो बढ़े आगे। शुड बी प्रोसीड माय फ्रेंड्स, यस वी हैव टू। चलो
अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, होमोजीनियस क्या होता है, आइसोट्रोपिक क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक क्या होते हैं, ऑर्थोट्रोपिक क्या होते हैं। होमोजीनियस मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिसकी सेम मटेरियल प्रॉपर्टी हो ऑल पॉइंट्स पे, सभी पॉइंट्स पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सभी पॉइंट्स पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम है तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। आइसोट्रोपिक किसी एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में, पहला क्या था, सभी पॉइंट्स पे किसी एक डायरेक्शन में होमोजीनियस, और सभी डायरेक्शन में किसी एक पॉइंट पे आइसोट्रोपिक। कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना, बता चुका हूं मैं, पिछला लेक्चर देख रहे हैं। होमोजीनियस इज दी materials property in which in all points in particular direction, डायरेक्शन कोई एक फिक्स है, कोई भी पॉइंट हो, सारे पॉइंट्स पे, है ना, मटेरियल का कोई भी पॉइंट उठाओ, एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम। और आइसोट्रोपी में क्या बोल रहा हूं, कोई भी डायरेक्शन हो लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से कोई कनेक्शन नहीं है। पहले वाले में एक पॉइंट का एक डायरेक्शन का दूसरी डायरेक्शन कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात अगेन, अगर मैं आपसे बोलूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप है वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है। क्या बोल रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप बनाऊं तो वो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताता है। द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज डिनोटिंग एज या इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला, जितनी ज्यादा ई की वैल्यू होगी मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक होगा, जितनी ज्यादा ई की वैल्यू होगी मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक होगा, है ना। और एक जो पॉइंट बार बार मैं डिस्कस करता हूं, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज इलास्टिसिटी में बता चुका हूं चीज, क्योंकि इसकी रिगेन करने की क्षमता एज कम्पेयर टू रबर ज्यादा है। अगर ये अपना शेप चेंज किया, रिगेन रजिस्ट करने की, वापस आने, लोड लग रहा है, डिफॉर्म होने से रजिस्ट करने की क्षमता स्टील की ज्यादा है ना। देखो, अगर मैं किसी मटेरियल को स्ट्रेच कर पा रहा हूं, इफ वी कैन स्ट्रेच द मटेरियल, मतलब उसकी डक्टिलिटी ज्यादा है। स्ट्रेच कर पा रहे हो मतलब वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, और मैंने बताया था वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब डक्टिलिटी, और थिन शीट के फॉर्म में करना मतलब मैलिबिलिटी। ठीक है, कहानी क्लियर। चलो, यहां तक की कहानी पूरी क्लियर हो गई। चलो आगे की बात करते हैं। अब आगे की अगर मैं बात करूं कि यार मटेरियल्स में ना, अगर मेटल जो हमारे होते हैं, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन, ये सब, इसमें कार्बन का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन परसेंटेज, क्या बात कर रहा हूं मैं, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन परसेंटेज इन आवर मेटल, हमारे मेटल में कार्बन परसेंटेज का क्या रोल है भैया, बताइए। What is the role of carbon percentage in our metal? Let's see. चलिए देखें। चलिए लेट्स सी। हाँ जी, तो मैं बताऊं क्या रोल है, लेट्स सी। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करें तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, स्किड रेजिस्टेंस, वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस एंड ब्रिटलनेस, ये सब इंक्रीज हुआ। क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने अपनी मटेरियल की कार्बन परसेंटेज इंक्रीज किया, अगर मैंने मटेरियल में कार्बन परसेंटेज इंक्रीज किया तो इसका मतलब है कि भैया ये सारी चीजें भी बढ़ेंगी। क्या 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 बढ़ रहा है, इंक्रीज हुआ तो यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, है ना, यील्ड स्ट्रेंथ, स्किड रेजिस्टेंस, स्किड रेजिस्टेंस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस। वियर एंड टीयर नहीं बढ़ रहा है ना, वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है।
मतलब उसको रेजिस्ट करने की क्षमता, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, है ना। डक्टिलिटी, टफनेस, मेलेबिलिटी, ये सारी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, दे ऑल आर इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज द कार्बन परसेंटेज इन एनी पर्टिकुलर मटेरियल। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि भैया टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर किसी की बढ़ रही है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, या टेनेसिटी मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करती है अगर किसी मटेरियल की टेनेसिटी ज्यादा है तो याद रखना, टेनेसिटी आती है बिकॉज ऑफ हाई यील्ड स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे जैसे ज्यादा होगी उस मटेरियल की टेनेसिटी, तो टेनेसिटी इज द वर्च्यू, इज द प्रॉपर्टी वर्च्यू ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलो आगे की बात करते हैं। अब जरा बात करते हैं शेयर मॉडुलस की। देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, बेंडिंग, टॉर्शन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक कांस्टेंट। तो इलास्टिक कांस्टेंट और बचा हुआ है, इलास्टिक कांस्टेंट अपन देख रहे हैं, ठीक है। इलास्टिक कांस्टेंट अपन देखेंगे अभी क्या होता है, आज ही देखेंगे, और बेंडिंग और टॉर्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसके पहले शेयर मॉडुलस देख लेते हैं होता है क्या, व्हाट इज द शेयर मॉडुलस, व्हाट इज द शेयर मॉडुलस, लेट्स सी। चलिए, ठीक है, शेयर मॉडुलस क्या होता है, लेट्स सी। देखो, बड़े ध्यान से देखेंगे, मेरी ये बॉडी है, दिस इज अवर बॉडी, दिस इज अवर बॉडी, एरिया ये रहा, मैंने इस पे लगाया फोर्स पैरेलली, ये लगाया। चलो एक काम करता हूं, उसको व्हाइट बोर्ड पे देख, हाँ, ये रही मेरी बॉडी, ठीक है, ये मैंने लगाया फोर्स। चलो एक काम करता हूँ, इसको 3D बना दूंगा। गलत बन गया नहीं, हाँ अब ठीक है। तो मैंने इस पे लगाया फोर्स, ये लगाया फोर्स, है ना, फोर्स लगाया, इस तरीके से फोर्स लगाया। तो अब ये क्या होगी, आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ऑब्वियस सी बात, क्योंकि तुमने क्या किया, इसमें फोर्स लगा दिया, आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। अगर इसका मैं 2D रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो इस तरीके से, अब जैसे जैसे आगे जाने की कोशिश करेगी, इसको रोकने का काम करेगी इक्विलिब्रियम, तो ये इक्विलिब्रियम की वजह से रेजिस्टिंग फोर्स आ गया, इसको आगे जाने की फोर्स कर रहा है, ये रोकने की फोर्स कर रहा है, और इसकी वजह से मैंने बताया था एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा, उसको काउंटर करेंगे इस तरीके से, ये भी मैंने बताया था, आपको याद होगा। इसी को मैंने क्या नाम दिया था, कॉम्प्लीमेंट्री शियर दिया था, इसी को नाम दिया था मैंने कॉम्प्लीमेंट्री शियर। लेकिन अगर ये पॉइंट यहां से उठ के यहां चला गया, ये चला गया, ये पॉइंट यहां से उठ के यहां आ गया, ये पॉइंट यहां से उठ के यहां चला गया, तो ये जो बन रहा था इसको हम क्या बोल रहे थे, थीटा, थीटा इज अ शियर स्ट्रेन, इसको क्या बोल रहा था मैं, शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के रेशियो को ही मैं क्या बोलता हूं, शेयर मॉडुलस। देखो ध्यान से, शेयर द रेशियो ऑफ शेयर मॉडुलस, रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं शेयर मॉडुलस। इसका दूसरा नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी, है ना, याद रखना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस दोनों नाम है इसके, एक नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो दो नाम हो गए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस, ठीक है सर, क्लियर है वाली कहानी। तो शेयर स्ट्रेस को मैं क्या लिखता हूं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और इसको क्या लिखता हूं, डेल एक्स अपॉन एच। याद आ रहा है क्या था ये डेल एक्स अपॉन एच, देख लो, ये थी बॉडी,
ये पॉइंट खिसक के यहाँ गया, ये पॉइंट खिसक के यहाँ चला गया, यही था। इसको मैंने बोल दिया एच, ये जो खिसका है ये डेल एक्स हो गया। तो डेल एक्स अपॉन एच, यही ये जो थीटा है ये मैंने कैसे बताया था, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था, आर्क अपॉन रेडियस बताया था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है सर, तो एंगल हमारा थीटा है, आर्क हमारा डेल एक्स है, तो रेडियस हमारी ये वाली होगी, ये कितनी है एच। तो ये हमने उठा के यहाँ पटक दी, तो डेल एक्स अपॉन एच यहाँ से आया। और शेयर स्ट्रेस का पता है, फोर्स, फोर्स कौन सा होगा, एक्टिंग पैरेलली। वही कहानी क्लियर, ये थी पूरी कहानी। चलो आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर ली है। लिखा है शेयर फोर्स अपॉन एरिया, है ना, इनटू डेल एक्स अपॉन एच। इसको तुम इस तरीके से क्यू अपॉन फाइव बता रहा है, फाइव लिखा है तुम्हारा, क्या बता रहा है, शेयर स्ट्रेन बता रहा है। ठीक है, चल आगे की बात करता हूँ। यही वाली कहानी जो मैंने आपको पूरी समझाई यहाँ लिखी हुई है। चलो, है ना, ये आपके सिलेबस से नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन में क्या अंतर होता है, वैसे बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। स्ट्रेन में वैसे बता चुका हूँ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, देखिए। सपोज मैं इसको 2D मान रहा हूँ, है 2D मान रहा हूँ, और मैंने इस पर लगाया फोर्स, लगाया फोर्स। ठीक है, मैंने इसको 2D मान के इस पे लगा लिया मैंने फोर्स। अब फोर्स लगाने के बाद मैंने चीज नोटिस करी, ये तो एलोंगेट हो गई भैया, क्या हो गई, एलोंगेट हो गई। एलोंगेट हो गई, ठीक है सर। और ये डायमीटर क्या हो गया, मतलब मान लेते हैं एल थी ये, अभी हो गई एल प्लस डी एल। ठीक है, तो जो अलोंग द एक्सिस, इस पेन की एक्सिस कहां है, पीडी में ही बताया था मैंने, यहां एक्सिस है। तो अलोंग द एक्सिस जो आया, तो जो आया उसको बोलूंगा मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या बोलूंगा, क्या हो जाएगा, डेल एल। चेंज कितना आया, डेल एल का आया, नहीं समझ में आ रहा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो ये हो गया। तो एल से एल कट गया, तो क्या आया, डेल एल अपॉन एल। ये क्या आया, लॉन्गिट्यूडनल आया। अब अगर सर लेटरल की बात करूं तो इसको छोड़ के जो बचेगा सब लेटरल। जैसे डायमीटर की बात करूं तो मेरा डायमीटर पहले कितना था, पहले था इतना डी, अब चेंज आया तो ये हो गया डी माइनस डी एल डी, कम हो गया, दिख ही रहा है कम हुआ है, तो लेटरल क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन। क्या हो जाएगा, डी, चेंज कितना है डेल डी, या तो डायरेक्ट लिख लो या माइनस करके लिख दो, बात एक ही है। तो मैं बोल रहा हूँ डेल डी का चेंज आ गया, ओरिजिनल कितना था डी, ये हो गया तुम्हारा लेटरल स्ट्रेन। ये चेंज अपॉन ओरिजिनल है, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला। तो ये हमारा होगा लेटरल। तो ये होता है अंतर लॉन्गिट्यूडनल लेटरल में, याद रखना। और अगर मैं बोलूं टोटल स्ट्रेन बताओ, टोटल स्ट्रेन, तो दैट शुड बी ई एक्स प्लस ई वाई। अब यहाँ पे ई वाई कम हुआ है, तो ऐसे भी बोल सकते थे ई एक्स प्लस माइनस, एक ही बात है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये आपका टोटल स्ट्रेन हो जाएगा। चलो, अब आता है पॉइजन्स रेशियो। मैंने क्यों बताया लेटरल लॉन्गिट्यूडनल वाली कहानी, क्योंकि पॉइजन्स रेशियो में बड़ी महत्वपूर्ण है। पॉइजन्स रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे इसको। चलिए, देखिए मैं आपका सिलेबस देख रहा हूं, तो सिलेबस में सिर्फ बेंडिंग, टॉर्शन और इलास्टिक कांस्टेंट तीन ही टॉपिक दिख रहे हैं मुझे सोम के। मैकेनिक्स वाला पार्ट बचा हुआ है, वो कल जैसे मेरा मुझे लग रहा है सोम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको मैकेनिक्स वाला पार्ट करा दूंगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। देखो यार, पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ lateral strain upon longitudinal strain। पॉइजन रेशियो क्या है? lateral and longitudinal strain का रेशियो। इनके रेशियो को ही मैं पॉइजन रेशियो बोलता हूं। लेटरल स्ट्रेन आपको पता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता है, उन दोनों के रेशियो को ही हम बोल रहे हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम पॉइजन रेशियो निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। लेट्स सी, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पे कुछ लोड लगाया मैंने, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, डायग्राम इस ऑब्जेक्ट पे मैंने 10 किलोमीटर का लोड लगाया। ठीक है, लोड लगाने के बाद इसकी ओरिजिनल लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। ओके, और फाइनल लेंथ हो गई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर था 4 सेंटीमीटर। अच्छा, टेंसाइल लोड लगाया है, टेंसाइल लोड लगाया तो लेंथ तो इंक्रीज होगी भैया, ये गलत बोल दिया मैंने, ये मैंने गलत है ना। क्यों क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, टेंसाइल लोड लगाया, देखो दिख रहा है, तो इंक्रीज होगी, तो फाइनल लेंथ हो गई मेरी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये थी 4 सेंटीमीटर, तो ये फाइनल हो गई अब मेरी 2 पॉइंट, अरे यार, हाँ 3 सेंटीमीटर। चलो, ये हो गई मेरी 3 सेंटीमीटर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, है ना। अब मुझे निकालना है पॉइजन रेशियो। क्या पूछा मुझसे? पॉइजन रेशियो निकालो, ये मुझसे पूछ लिया गया। अब पॉइजन रेशियो का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, लेंथ वाली छोड़ना पड़ेगा, एक्सिस ये रही एक्सिस, तो इस एक्सिस पे जो चेंजेस आ रहा है वो तो कहीं आएंगे लॉन्गिट्यूडनल में, तो लेटरल में कौन से आएंगे? डायमीटर वाले। देखो मैं एक बात आपको बता दूं, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि तुम डायमीटर वाले को ही बोल दो कि लेटरली होगी। अगर मैं लोड, अगर मेरी बीम पे एक्सिस के अलोंग लगा के दूसरी से डायरेक्शन में लोड लगा देता तो वो बदल जाएगा। ठीक है, चलो, तो डेल डी कितना हो गया इस केस में? मेरा डेल डी चेंज कितना है डी में? 1 सेंटीमीटर, और ओरिजिनल डी कितना था? 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इंटू 100 कर दो, तो कितना आ गया है? 25%। ये 100 नहीं कर रहा हूं मैं, चलो, अरे यार, हाँ 1/4 मतलब कितना? 0.25। ये क्या गया तुम्हारा? लेटरल स्ट्रेन। क्या गया? ईएल। ठीक है, अब मैं निकालता हूं, ईएल मत बोलो यार, है ना, ई वाई बोल दो इसको। वाई एक्सिस में निकला नहीं, एक्स एक्सिस में निकला ना, डायमीटर एक्स एक्सिस का है, देख रहे हो, जरूरी नहीं है एक्सिस हमेशा एक्स सी और वाई हो, देख रहे हो इसमें एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल देखो, लॉन्गिट्यूडनल की कहानी क्या हो रही है भैया? लॉन्गिट्यूडनल में डेल चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, कितनी थी चेंज इन लेंथ? 11 से 10 हुई है, या 10 से 11 हुई है, तो एक, और अपॉन में कितना था, मतलब ओरिजिनल कितनी? ओरिजिनल 10, ये कितनी आ गई? 0.1। ये क्या होगी तुम्हारी? यूआई। अब निकालना क्या है पॉइजन रेशियो? क्या होगा? लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। लेटरल कितनी आई मेरी? आई थिंक 0.25, कहाँ है ये रही? 0.25। और लॉन्गिट्यूडनल कितनी आई? 0.1। समझ गया? ये क्या हो जाएगी? 25/10, वही कि नहीं, मतलब 2.5। यस और नो?
हाइपोथेटिक क्वेश्चन लिया था इसलिए इस तरीके से आंसर आए, बट ऐसा होगा नहीं। बट मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है ना। थ्योरेटिकली मैं बात करूं और प्रैक्टिकली बात करूं, 0 से 0.5 की यूज होती है। कुछ तो गलती करी मैंने, एक मिनट देखने दो यार, आंसर सही आया कि नहीं, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी। देखो 2.5 है ना, 0.25 है, पॉइंट हटाओगे तो परसेंट लगेगा। गलती नहीं कर दी यार, मैंने छोटी सी गलती कर दी। देखो क्या 0.25 है और डिवाइड में क्या है 0.10, यही है। तो अल्टीमेटली कितना हो रहा है, 25/10 नहीं हो रहा है? सही है कि नहीं है? नहीं, 1 था ना। हाँ ठीक है, तो मतलब ये कितनी आएगी 0.25 डिवाइड बाय 0.1, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, ठीक है, ये होगा। तो ये आ गई तुम्हारी पॉइजंस रेशो। ठीक है, कहानी क्लियर। चलो, तो इस तरीके से आप पॉइजंस रेशियो निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गिने चुने टॉपिक ही हैं जहां से सवाल बनते हैं, और ये उसमें से एक है। तो याद रखना पॉइजंस रेशियो होता क्या है, निकालते कैसे हैं, और कैसे होता है। अच्छा, प्लीज रटना मत, अगर टेंसाइल लोड है तो लेंथ इंक्रीज हो रही है, कंप्रेसिव लोड लग गया तो देखो लेंथ कम होगी, डायमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखना। थ्योरेटिकली रेंज ये दी है, बट प्रैक्टिकली रेंज होती है 0 से 0.5 की पॉइजंस रेशियो। टेबल बनाई है मैंने, वो टेबल में आपको दिखा देता हूं। ये रही आपकी टेबल, देखो पूछ लेते हैं मैथ्स कॉलम में, ऑप्शन एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। गोल्ड का पॉइजंस रेशियो 0.004 दिख रही है कि नहीं? टेबल दिख रही है। गोल्ड का पॉइजंस रेशियो, कॉपर का, ब्रॉन्ज का, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, स्टील, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, कंक्रीट। देखो कंक्रीट का आयरन, कंक्रीट का कम होता है एज कम्पेयर टू गोल्ड और माइल्ड स्टील, ये सब स्टील से कम होता है। देख लो जरा ध्यान से, ठीक है। ये थी पूरी कहानी जो मैंने सुनाई अपने जुबानी। वाह वाह वाह। तो अब इलास्टिक कांस्टेंट के अलावा सिर्फ बेंडिंग और टॉर्शन ही बचा है, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इसमें मैंने क्या करा, अलग अलग प्रॉपर्टीज के ग्राफ बना दिए कि अगर परफेक्टली प्लास्टिक है आपका मटेरियल तो ये ग्राफ होगा, ठीक है। इलास्टोप्लास्टिक मतलब पहले इलास्टिक है फिर ये क्या का ग्राफ है, अगेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ग्राफ है सारे के सारे। अगर बोल दिया लीनियर इलास्टिक तो ये करा, है ना, इलास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग, ये रहा। तो सारे ग्राफ बना दिए। दिस इज अ रिजिड, मतलब यहां तक रिजिड है, मतलब कोई स्ट्रेन कोई बॉडी में चेंज ही नहीं आया तो जीरो है। देखो ये वाली वैल्यू जीरो है ना, है ही नहीं ये वैल्यू यहां तक। उसके बाद इस तरीके, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इस चीज को भी जरा ध्यान रखें। चलो ये भी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट या जो लेना हो आप ले लेना। अब आते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है, देखते हैं, चलो देखते हैं इलास्टिक कांस्टेंट ये क्या है, देखते हैं। देखो यार, कुछ हमने कुछ रेशियोज पढ़े, कुछ फैक्टर्स पढ़े, है ना, जो बनाए गए हैं कुछ पैरामीटर के बेसिस पे। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मॉडल हमने पढ़ा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, फिर यहां से बोल दिया था इस तरीके से, ये पढ़ा था। यहां से मैंने निकाला था कि मेरा चेंज इन लेंथ आ रहा था पीएल अपॉन ए, याद है। और अगर मुझे ई की वैल्यू चाहिए तो क्या हो रही थी, पीएल अपॉन ई डेल एल, क्या आ रही थी, ठीक है। याद है ना, ये पढ़ा था, देखिए। अब लेकिन और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पॉइजन रेशियो अभी पढ़ा, ठीक है। तो इनके लिए बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है ये भी बता चुका हूं मैं। क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, याद है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन
ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। और उसके रेशियो को मैंने बोला बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आज पढ़ाया मैंने, क्या पढ़ाया? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है, ये भी होगी कहानी। तो इनको सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट है, क्या होगा? जैसे कि एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, एक पॉइजन रेशियो हो गया, ये सारे कांस्टेंट ही तो है। के क्या हो गया? बल्क मॉडुलस हो गया। एन क्या हो गया? एन, या फिर इसको जी से भी नोट करते हैं, जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं, ध्यान देखो क्या क्या कांस्टेंट होगा तुम्हारे। कौन कौन से कांस्टेंट पढ़ लिए हमने, देखो। ई, ई क्या था मेरा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, उसके बाद एक और पढ़ा के क्या है? बल्क मॉडुलस, क्या है? बल्क मॉडुलस। उसके बाद जी, जी या फिर इसका एक और नाम है एन, मतलब एक से डिनोट करते हैं, दो से किया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी। इसका एक और नाम है क्या? शियर मॉडुलस। क्या नाम है? शियर मॉडुलस। और क्या बच गया? मॉडुलस के हो गया, जी हो गया, एन हो गया, एक और क्या बच गया? एक रह गया, क्या नहीं लिखा हमने यहाँ पे? के जी एन, क्या रह गया यार? चार थे ना। म्यू, म्यू 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 भूल गया यार, ऐसे कैसे भूल गया? म्यू, म्यू क्या है भैया? पॉइजन रेशियो। सारे के सारे रेशियो हैं भाई, सभी के सभी रेशियो हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि किसी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कुछ आया हो। बस जो हमारे मटेरियल्स प्रॉपर्टी है ना, उनके रेशियो के आधार पे मैंने ये बता दिया। क्या के आधार पे? उनके रेशियो के आधार पे मैंने ये बना दिया, बस। आई बात आपको समझ की नहीं है? ठीक है सर। तो इनके ना कुछ रिलेशंस हैं, है ना। इनके कुछ रिलेशंस हैं जो आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम एक एक करके चलते हैं। पहला रिलेशन, ई इक्वल टू 2g1 + म्यू, क्या है? ये लिखा हुआ है, ई इक्वल टू 2g, जी या एन है ना, कोई कोई कहीं कहीं जी लिखा है, कहीं कहीं एन लिखा है, ठीक है, ठीक है। अगला है ई इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू, क्या है? ई इज इक्वल टू, ये हो गया सेकंड, ई इज इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू। चलो ये रहा, देखो, ठीक है। अगला, उसके अगला है, अब म्यू इक्वल टू है, म्यू इक्वल टू 3k - 2g, और ये है 6k + 2g, 2g है ना, 3g है, हाँ, 6k + 2g, ठीक है। ये हो गया लास्ट, यही है क्या? 3k + g 9kg e, यहाँ म्यू नहीं है ये ये रहे भैया चार वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। चार बहुत ही महत्वपूर्ण, ओ सॉरी, इलास्टिक कांस्टेंट। पहला है E इज इक्वल टू 2g1 + म्यू, ठीक है, सारे म्यू पॉइसन रेशियो, जी शियर मॉडुलस, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा है E इज इक्वल टू 3k1 - 2म्यू, फिर है म्यू इक्वल टू 3k - 2g 6k + 2g रेशियो, ई इज इक्वल टू 9kg 3k + g। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए, क्या पूछे हैं? डायरेक्टली। और तुम्हारे सिलेबस में भी डायरेक्टली लिखा है कि भैया आपको इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ने, यही तो है वो इलास्टिक कांस्टेंट, ये अलग से कहानी थोड़ी है। और मैंने इनकी रिलेशन बता दिया, ठीक है, ये रही कहानी। एक और बल्क मॉडुलस वाला एक बार और बताता हूं मैं। बल्क मॉडुलस क्या था? स्ट्रेस, किस किस का रेशियो? स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, यही था बल्क मॉडुलस। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है भैया, ठीक है कि नहीं है कहानी? ये पूरी कहानी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। एक
एक छोटा सा टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस का, नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा मैं इसको। बाकी मैंने सारी कहानी आपसे डिस्कस कर ली। बस 2 टॉपिक बचे हैं। एक टॉपिक बचा है बेंडिंग। कौन कौन सा बचा है टॉपिक देखो, कौन कौन सा टॉपिक बचा है। एक बचा है बेंडिंग, कल की क्लास में होगा, और एक बचा है टॉर्शन। सोम खत्म, सोम खत्म हो जाएंगी, इनकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपके साथ, और उसके बाद मैं कराऊंगा आपको मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का पार्ट बचा हुआ है ना, मैकेनिक्स भी 2 दिन का है। दो, आज 3rd लेक्चर था, है ना, इसको प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन इसको कराने में मुझे 2 दिन इसमें लगेंगे। 3 + 2 5, और इसमें मुझे 2 दिन लगेंगे, 2 डेज इसमें लगेंगे। अगर मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लूं तो 2 दिन इसमें, 2 दिन इसमें, 3 दिन की क्लास हो गई। मतलब आपका 7 डेज में मैंने पूरा आपका सिलेबस कवर कर दिया बहुत अच्छे से, 7 डेज। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिला के तो ये आपकी पूरी की पूरी मैंने कहानी आपसे डिस्कस कर ली। आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। बट अगेन दोस्तों, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, एमसीक्यू जितने हो सके लगाइए। आप हो सके तो एमपीपीएससी के एमसीक्यू लगाइए, एमपीपीएससी के लगाइए, और गेट के भी 1 नंबर के क्वेश्चन लगा सकते हो, 1 मार्क, है ना, प्लस जेई के भी लगा सकते हो। ये क्वेश्चन आप लगाओ, एसएससी जे, ये क्वेश्चन आप लगाओ, अच्छे क्वेश्चन लगाओ, इनके हर सब्जेक्ट के लगाओ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, तो इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। मैं डेली आपसे यहाँ 6 PM पे मिलता हूँ, 6:15 मान लो, 6:15 PM डेली। क्यों मिल रहा हूं? आपके लिए मिल रहा हूं, सो मुझे खत्म करना है इसलिए मिल रहा हूं। ठीक, सोम के बाद एफएम भी उठाएंगे, देखेंगे एफएम को क्या हो सकता है, एफएम के साथ भी, तो एफएम भी फिर सोम के बाद हम देखेंगे। ठीक है, चलें अभी खत्म करें क्लास, चले तो अभी क्लास खत्म करते हैं, कल मिलता हूं मैं आपसे फिर। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।